हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल इंग्लिश विद शिवा। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फेमस अमेरिकन राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट एंड पोएट हरमन मेलविल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हरमन की अर्ली लाइफ को देखते हैं कैसी थी। हरमन मेलविल वॉज बोर्न ऑन August 1, 1819, द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन। हरमन मेलविल का जन्म हुआ था 1 अगस्त 1819 में। और वो कितने बहन भाई थे? वो 8 बहन भाई थे, जिसमें से वो थर्ड नंबर के बच्चे थे। हिज फादर एलन मेलविल, द फैमिली चेंज द स्पेलिंग ऑफ द लास्ट नेम अराउंड 1838, है ना। इनके नाम की स्पेलिंग छोटी 1838 के लगभग चेंज कर दी थी इनके फैमिली मेम्बर ने। वॉज ऑफ अनस्टेडी टेम्परामेंट बट ए प्रॉस्परस इम्पोर्टर एंड मर्चेंट इन द न्यूयॉर्क सिटी। उसके फादर क्या थे? एक प्रॉस्परस इम्पोर्ट मर्चेंट थे। कहाँ के? न्यूयॉर्क सिटी के। हिज मदर मारिया गैंसवर्ट वॉज ए डिवाउटली रिलीजियस। की मदर क्या थी? एक रिलीजियस लेडी थी। यदि अब मेलविल की वाइफ की बात करें तो देखते हैं उनकी वाइफ कौन थी। एलिजाबेथ शो। इन द मिडेस्ट ऑफ हिज इनिशियल ईयर्स अ प्रॉफिटेबल ऑथर, मेलविल मैरिड एलिजाबेथ शो, डॉटर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ मैसाचुसेट्स एंड ए क्लोज फैमिली फ्रेंड। जो उनकी वाइफ थी एलिजाबेथ शो, एक चीफ जस्टिस की बेटी थी जो उनके क्लोज फ्रेंड भी थे। द चीफ जस्टिस लैमुअल शो would later support Melville in the late 1850s during his financial struggles. जब 1850s के आसपास जब इनकी स्थिति जो थी बहुत सही नहीं थी, तो तब इनके जो ससुर थे चीफ जस्टिस लैमुअल शो ने इनकी हेल्प करी थी, मदद करी थी फाइनेंशियल क्राइसिस के समय। यदि हम देखें तो मेलविल की मृत्यु कैसे हुई, आइए देखते हैं। मेलविल वॉज वर्किंग ऑन द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ बिली बर्ड फोर्ट ऑफ वन, a story about a sailor falsely accused of involvement in mutiny when he died of a heart attack on September 28, 1891। मेलविल की मृत्यु हो गई थी जब उनका एक वर्क था जिसको वो लिख रहे थे, जिसकी मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे। कब हुई थी उनकी मृत्यु? 28 सितंबर 1891 में, और उनकी मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक। अब देखते हैं हरमन मेलविल को क्यों डार्क रोमांटिक कहा जाता है। पहले देखते हैं डार्क रोमांटिक क्या था। आई थिंक मैंने किसी वीडियो में पहले भी बताया डार्क रोमांटिक के बारे में, तो आप देख लेना। वाइडली नन एज अ मैन हु लिव्ड अमंग द कैनिबल्स। कैनिबल्स क्या होते हैं? जो मानव का मांस खाते हैं, है ना। द हरमन मेलविल वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डार्क रोमांटिक राइटर ऑफ द 18th सेंचुरी, है ना। हरमन मेलविल को 19th सेंचुरी के फेमस डार्क रोमांटिक राइटर में इंक्लूड किया जाता है। As a typical of the dark romantics, Melville often criticized reform writers from the early part of the सेंचुरी, है ना। जब 19th सेंचुरी का अर्ली पार्ट था तब से इनको डार्क रोमांटिक इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये आइलैंड पर जब एक बार रहे थे तो वहाँ पे उन लोगों के साथ रहे थे जो कहते हैं कैनिबल्स थे, यानी कि जो मानव का जो फ्लैश होता था उसको खाते थे। देखते हैं अब इनका स्टाइल कैसा था। नाउ वाइडली स्टडीड एंड रिगार्डिंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन ऑथर्स, Herman Melville's writing tends to utilize loose sentence structures and numerous allusions and allegories। यदि हम देखें तो इनका जो लिखने का तरीका है वो कैसा है? इनका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो लूज सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एल्यूशंस यूज करते हैं और एलिगरीज यूज करते हैं अपने राइटिंग स्टाइल में। Having studied the works of Shakespeare during his education, Melville also developed a unique expressiveness in his works that was inspired by Bard. He plays with words and phrase in unconventional ways that gives his writing additional depth। देखो यदि हम बात करें तो शेक्सपियर के जो वर्क थे उनको पढ़ते थे, उनसे बहुत प्रभावित थे, तभी वो शेक्सपियर का जो स्टाइल था, शेक्सपियर भी बार्ड वर्ड को यूज़ करता था। बार्ड अपनी वर्क्स में हम देखते हैं ये वर्ड हमने उनकी राइटिंग में कई बार देखा है, वो यूज़ करते थे। तो उसी तरह से भी शेक्सपियर की तरह बार्ड वर्ड को अपनी वर्क्स में यूज़ करते थे, अनकन्वेंशनल फ्रेजेस को यूज़ करते थे और एक एडिशनल टच देते थे, जिनसे कि हमें ये पता चल गया इनके वर्ड्स और इनके वर्क्स में एक डेप्थ मीनिंग छिपा हुआ होता था। Melville also incorporates many biblical references throughout his stories, और उन्होंने बहुत सारे biblical references को अपनी stories में यूज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं। ओवर हिज करियर मेलविल रोट 17 शॉर्ट स्टोरीज, 11 नॉवेल्स एंड काउंटलेस एसे एंड पोम्स, है ना। उन्होंने लगभग 17 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, 11 नॉवेल्स लिखे हैं और काउंटलेस एसेज एंड पोम्स लिखे हैं अपने करियर में। अब यार इनके फेमस वर्क की बात करें तो टाइपी अ पीप एट पोलेंशिया लाइफ 1846 से इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। द फर्स्ट बुक दैट हरमन मेलविल रोट, टाइपी, इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ पोलेंशियन मार्क्वेशियस लैंड्स एंड द पीपल हु लिव्ड देयर, है ना। एक लैंड की कहानी है जहाँ पे लोग रहते थे, उनके बारे में इन्होंने अपना वर्क लिखा है। मेलविल लिव्ड ऑन द आइलैंड नुकुहिवा इन द मार्क्वेसास इन 1842
एंड रिगेल्ड हिज एक्सपीरियंस इन दिस बुक, है ना, उनका जो एक्सपीरियंस था 1842 का जब वो इस लैंड पे रहते थे, इस बुक में उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस बताया है। Melville was best known during his lifetime for this work. He was particularly famous for having lived among people on the islands who were cannibals. The book itself sheds a favorable light on the islanders and calls into question that religious missions and attempts at colonization that were a common threat to the island culture at that time. है ना, जब उस टाइम वो आइलैंड पे रहे थे तो उन्होंने देखा था लोगों का कॉलोनाइजेशन के समय में क्या मिशन था, क्या उद्देश्य था, किस तरह से आइलैंड का कल्चर था। तो ये बुक जो उनकी है टाइपी, ये उस समय के जो उनका आइलैंड का एक्सपीरियंस था, जिस वो आइलैंड में रहते थे, जिस आइलैंड का नाम क्या था, नुकुहिवा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उनका जो फर्स्ट बुक है टाइप ई, उसमें उन्होंने किस आइलैंड के बारे में बताया है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है बिली बर्ड सेलर 1924। Interestingly, when Herman Melville started working on Billy Bird Sailor, he had not written any work of prose for around 30 years. लगभग 30 years से पहले उन्होंने कोई भी ऐसे वर्क को वो लिख नहीं रहे थे जब उन्होंने ये लिखा था बिली बर्ड सेलर। He worked on this return to the novel during the last 5 years of his life. It was unfinished when Melville died, and the writing he left behind at his death was messy with many corrections, cuts and additions made on the papers, है ना, जब वो इस वर्क को लिख रहे थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद कुछ लोगों ने एडिशन करे, कुछ उसमें कट करे, तो ये मैसी सा हो गया उनका वर्क। The state of the piece as well as not having Melville himself, there is to clarify his notes made it a daunting task to clean up and publish the work in a way that it is, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके वर्क जो था ये उनके बाद, उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुआ, जिससे बहुत सारे कटे हो गए, कुछ चीज़ें थी जिनको डॉन्टिंग टास्क माना बोला है उन्होंने, कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई कि वो बेसिकली इस वर्क के थ्रू क्या कहना चाहते थे। बेसिकली एक सेलर के बारे में उन्होंने ये वर्क लिखा है, तो एक बार देख लेना क्या है ये। मॉबी डिक और द वेल 1851, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हरमन मेलविल, तो इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट पे भी क्वेश्चन आया है इसमें। रिवेंज इज अ मेजर थीम इन मॉबी डिक और द वेल, है ना, इस नॉवल का मुख्य थीम क्या था, रिवेंज। द स्टोरी फॉलोज अ सेलर नेम्ड इशामेल हु जॉइंस द क्रू ऑफ वेलिक शिप कैप्टन बाय अ नेम मैन नेम्ड अहाब। ये अहाब जो था इस शिप का कैप्टन था, इसके बारे में उन्होंने एक पूरी स्टोरी लिखी है, किसके साथ, इशामेल के साथ, जो उनको बाद में ज्वाइन करता है। कैप्टन अहाब इज कंज्यूम्ड बाय हिज गोल टू किल द ह्यूज व्हेल that bit off his legs and leads the crew of his whaling ship and a dangerous haunt that ends in tragedy, है ना। इसमें ऐसा कुछ बताया गया है कि जो वाइट व्हेल थी उसको कुछ मारने का मिशन था इसमें कैप्टन अहाब का, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है कि कुछ उसके बाइट कर लेती है, कुछ ऐसा करके कुछ है ये स्टोरी, तो आप एक बार इसको देख लेना। इसकी पोइट्री का जो कलेक्शन है देखते हैं। बैटल, पाइसेस एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉर, क्लेरल, अ पोम एंड अ पिलग्रिमेज इन द होली लैंड, जॉन मार एंड अदर सेलर्स। इनके नॉवेल्स हैं मॉबी डिक और द वेल जो मैंने अभी बताया, पियर और द एम्बिग्यूटीज, द इंचेंटेंडास एंड इंचांटेड आइजल्स, बेनिटो सेरेनो एंड टाइपी अ peep at Polynesian life, Omo a narrative of adventures in the South Seas, and Mardi and a voyage thither, Redburn his first voyage, White Jacket और The Word in a Man of War। तो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं जो एग्जाम में पूछी गई है और हम लोगों को लाइफ को समझने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है, तो हम लोगों को इसको समझना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था, फेलियर इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ ग्रेटनेस, यानी कि जब हम कई बार अनसक्सेसफुल होते हैं, फेल होते हैं, तो हमारा क्या टेस्ट है, हमें ग्रेट बनाने के लिए एक टेस्ट होता है। तुमने देखा होगा ना, कई बार हम लोग ये सुनते हैं कि अगर तुम बहुत बार असफल होगे, इट मीन्स तुम एक ऐसे सफल व्यक्ति बनोगे जिसको सफलता की वैल्यू भी पता होगी और जिसको पता होगा कि लाइफ में सक्सेसफुल होने का क्या मतलब है। तो यही कह रहे हैं, फेलियर इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ ग्रेटनेस, यानी कि फेल होना ही मानव जीवन का एक ट्रू टेस्ट है जो हमें क्या बनाता है, ग्रेट बनाता है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट था, इट इज़ बेटर टू फेल इन ओरिजिनलिटी दैन टू सक्सीड इन इमिटेशन। क्या कह रहे हैं कि अगर हम फेल हो रहे हैं ओरिजिनलिटी में तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हम इमिटेशन करके अपने आप को सक्सीड महसूस करा लें। नेक्स्ट है, द रोड टू सक्सेस एंड द रोड टू फेलियर आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम। देखो क्या कह रहे हैं कि सक्सेस की रोड भी सेम होती है और फेलियर की रोड भी ऑलमोस्ट सेम होती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सक्सेसफुल बनना है या फेलियर रास्ते को सिलेक्ट करना है। बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई है। उनके जो कोटेशंस हैं मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आए, क्योंकि हमारी लाइफ की हर एक कंडीशंस, हर एक सिचुएशंस को कहीं ना कहीं वो हम लोगों के सामने उजागर करती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा हरमन मेलविल। सो थैंक you for watching. Please like, share and subscribe my channel. Have a nice day. I hope you have enjoyed the video.